Hi guys, a very good morning to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, TPA की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 to 12 of TPA, which talks about restraints on transfer. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So guys, before we can proceed to the bare act, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर लेते हैं कि what is section number 10 all about. तो सपोज कीजिएगा there is a person A and there is a person B. ए के पास एक हाउस है एंड दे वांट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस. तो ए कहता है कि ओके आई एम रेडी टू सेल दिस हाउस टू यू, मैं आपको घर बेच तो दूंगा बट देयर इज अ कंडीशन. सो बी पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन है. तो ए कहता है कि आफ्टर आई ट्रांसफर माई हाउस टू यू, यू शैल नॉट बी हैविंग द राइट टू रीट्रांसफर इट, कि आप इसको रीट्रांसफर फर्दर एलिनिएट नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसी कंडीशन वैलिड होगी. तो सेक्शन नंबर 10 आपको इसी बात का आंसर करता है कि ऐसी कंडीशंस का क्या स्कोप होता है, वैलिड रहती हैं या फिर वॉइड होती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन को. वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी. यहाँ पे इसका जो एब्सोल्युटली वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंस. क्या सिग्निफिकेंस है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होना चाहिए. अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट होगा फिर तो दैट इज अ वैलिड कंडीशन. सो फ्रॉम पार्टिंग with or disposing of his interest in the property, such condition will be void condition. तो गाइस एक क्वेश्चन और उठता है कि कंडीशन तो वॉइड है, ऐसी कंडीशन तो वॉइड है, बट क्या ट्रांसफर भी वॉइड है. सो आंसर इज नो. ट्रांसफर विल रिमेन वैलिड बट सच कंडीशन विल बी वॉइड. तो ऐसा माना जाएगा कि एज इफ ट्रांसफर किया गया है विथ नो सच काइंड ऑफ अ कंडीशन, कि कोई कंडीशन नहीं थी और ट्रांसफर किया गया. ये इसका टोटल इफेक्ट रहेगा. अब गाइस इसके टू एक्सेप्शंस भी होते हैं. तो अगर हम लीज की बात करें, लीज की बात, तो सपोज करो एक लेसर है ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी दी बी को, लेसी को. सो लेसी इज द पर्सन हु टेक्स द प्रॉपर्टी ऑन लीज और ए लेसर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है. ए कहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को सबलेट नहीं कर सकते. तो क्या ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है. आंसर इज यस. सो अंडर द फर्स्ट एक्सेप्शन, लीज के केसेस में एक ऐसी कंडीशन लगा सकते हो विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लेसर. तो ये आपको मैंने एग्जांपल की हेल्प से समझाया. नाउ कमिंग ऑन टू द कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 2 कहता है कि अगर आप एक विमेन हो और अगर आप इन रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, बिकॉज अंडर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बुद्धिस्ट लॉ, ऐसी कंडीशन ऑलरेडी इनके पर्सनल लॉ में ही है. तो अगर आप एक विमेन हो और आप पे ये लॉज अप्लाई नहीं करते, तो आपके पास ड्यूरिंग योर मैरिज ये पावर नहीं होगी कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें या फिर उस पर चार्ज को क्रिएट करें, एनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी आप क्रिएट करें. तो गाइस ये जो कंडीशन है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ विमेन ओनली. तो ये क्योंकि हमारा टीपीए थोड़ा पुराना लॉ है, पहले क्या होता था कि विमेन को थोड़ा सा हम बहला फुसला सकते थे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पार्ट विद कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो. तो इस चीज पे रिस्ट्रेंट लगाने के लिए हमने कहा कि ऐसी कंडीशन क्या होगी, वैलिड होगी इफ द ट्रांसफर हैज बीन मेड इन फेवर ऑफ अ विमेन. अब चलते हैं गाइस कि कंडीशंस किस किस टाइप की हो सकती है. कंडीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक हो सकता है कंडीशन प्रेसिडेंट एंड एक हो सकता है कंडीशन सब्सिक्वेंट. तो समझते हैं इसको. देखो कंडीशन प्रेसिडेंट वो होता है एक ऐसी कंडीशन को लगा देना कि जिसके बिना ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड. पहले आप कंडीशन को फुलफिल कीजिए, अगर वो वैलिड कंडीशन है, फिर ट्रांसफर कैन टेक इफेक्ट. कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि आपने ट्रांसफर तो कर दिया बट लेटर ऑन अगर एक वैलिड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया तो ये जो ट्रांसफर है यही वॉइड हो जाएगा. तो ये दोनों के ऑपरेशन में डिफरेंस होता है. आई होप आप इसे समझ पाए. अब सेक्शन नंबर 10 में हमने ऐसी रेस्ट्रिक्शन को वॉइड क्यों कहा, ऐसी कंडीशन को हमने क्यों कहा कि ये वॉइड है. देखो जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है दूसरे के फेवर में,
तो हम दूसरे पर्सन के फेवर में एक राइट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते विच गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो दैट इज द पॉलिसी ऑफ सेक्शन नंबर 10। अब इसको एक एग्जाम्पल, एक हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए ने गिफ्ट कर दिया अपना हाउस बी को और कंडीशन लगा दी कि ही शैल नॉट सेल इट, बट ये जो रिस्ट्रेंट होना चाहिए इट शुड बी एब्सोल्यूट इन नेचर। अब एब्सोल्यूट इन नेचर के भी टू पार्ट्स हो सकते हैं। एब्सोल्यूट कैन बी इन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कहती हूँ कि 10 साल तक आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते सपोज, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट कि 10 साल। इट कैन बी इन पॉइंट ऑफ टाइम और इट कैन बी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। मैं कह रही हूँ कि आप सी को ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, तो हो सकता है सी इज द प्रोस्पेक्टिव बायर, तो आप ऐसे भी नहीं लगा सकते कंडीशन। अब चलते हैं केस की तरफ, रॉशर वर्सेस रॉशर। अब इसमें क्या हुआ कि ए ने बी के फेवर में एक गिफ्ट दिया हाउस का। अब कंडीशन लगाई गई कि जब तक ए की वाइफ जिंदा रहेगी, अगर बी आप प्रॉपर्टी बेचने की सोचोगे तो आपको पहला ऑफर किसको देना होगा, वाइफ को, एंड दैट टू ओनली इन 10,000 रुपीज। हाउएवर द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इसको कहा गया कि दिस इज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट एंड द कंडीशन इज वॉइड। अब चलते हैं कि आप पार्शियल रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। पार्शियल मतलब कि पूरी तरह से कर्टेलमेंट नहीं करना, बट पार्शियली करना। अब जैसे सपोज करो कि हम ये कंडीशन लगा दें कि आप प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते किसी स्ट्रेंजर को, तो दैट इज अ वैलिड कंडीशन। तो इन द केस ऑफ मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदा बीबी, इट वाज हेड दैट सच रेस्ट्रिक्शन इज वैलिड। वो लगा सकते हो आप, बिकॉज एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग, दैट इज द वर्ड वी आर यूजिंग इन दिस सेक्शन। अब गाइस दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज डीड में, अगर हम कॉम्प्रोमाइज डीड बनाते हैं और उसमें कोई हम यहाँ पे कंडीशन लगा दे, तो क्या वहां पे सेक्शन 10 भी एप्लीकेबल होगा। तो गाइस कॉम्प्रोमाइज डीड वो ट्रांसफर ही नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 5। तो कॉम्प्रोमाइज डीड में रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इवन दो दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। अगर आपको नहीं पता कि कॉम्प्रोमाइज डीड क्यों सेक्शन 5 में फॉल नहीं करता, तो आप मेरा सेक्शन नंबर 5 पे ये वीडियो है, एक इलैबोरेटिव वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं ऑन माय चैनल वीनस लॉ क्लासेस। अब गाइस ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टू एक्सेप्शंस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ऑलरेडी। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11 की तरफ। इट सेज रेस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। पहले पढ़ते हैं सेक्शन को। सो वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का क्रिएशन हो रहा है दैट इज एब्सोल्यूट इन नेचर। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी में बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ बंडल ऑफ राइट्स, और जब सारे ही राइट्स ट्रांसफर कर दिए जाएं तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स और द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि जो टर्म था ट्रांसफर का वो डायरेक्ट करता है कि एक कंडीशन लगाई गई कि सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। आप किसी को ओनर बना रहे हो और आप साथ में कह रहे हो कि आप इस प्रॉपर्टी को ना ऐसे एंजॉय करोगे, तो कैन यू स्पेसिफाई द मोड ऑफ एंजॉयमेंट। तो आंसर इज नो। अब आप ओनर हो, आपको जैसे प्रॉपर्टी यूज करनी है आप वैसे ही उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अब क्या माना जाएगा, ट्रांसफर यहाँ पे भी गाइस वैलिड होगा और ये मान लिया जाएगा एज इफ देयर इज नो डायरेक्शन एज टू द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। हम मान लेंगे कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं, बट इसमें भी एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन आता है कि सपोज करो कि देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, ये एडजॉइनिंग पीस ऑफ लैंड है और आप एक पार्ट को बेच रहे हो किसी लैंड के, सपोज दिस इज पार्ट ए दिस इज पार्ट बी, और आप सेल कर रहे हो एक ही पार्ट को। तो उस पार्ट पे क्या आप कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाने से इस वाली जो बी वाली प्रॉपर्टी है जॉइनिंग प्रॉपर्टी, इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसा कंडीशन लगाया जा सकता है, तो आंसर इज यस, वो हो सकता है।
So where any such direction has been made in respect of a one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property. Guys, they are using the word such property. मतलब जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि either the same property and the part of the property has been disposed of to the another person, alienated to the another person, or the property is adjoining. ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर ये जो सेक्शन नंबर 11 है, मेन प्रोविजन, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. फिर आगे से बात करते हैं कि देखो हम अब यहाँ पे दिस इज द पॉलिसी बिहाइंड द सेक्शन. इफ यू वांट टू राइट आउट द पॉलिसी तो आप ये लिख सकते हैं कि रिस्ट्रेंट ऑन मोड ऑफ एंजॉयमेंट, अ कंडीशन अटैच्ड टू अ ट्रांसफर ऑफ अ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट would affect the full ownership and would make it something less than a full ownership. So these lines you can write in mains answer writing. So अब चलते हैं, आगे चलते हैं कि यहाँ पे this section is not applicable where the transfer is merely of partial interest. तो it should create absolute interest all the rights. तो क्या ये लीज पे सेक्शन लगेगा? आंसर इज नो. अब चलते हैं आगे, एक केस पे बात कर लेते हैं गाइस. वैसे इस केस को हम इन डिटेल आगे के प्रोविजंस में करेंगे, सेक्शन नंबर 40 में करेंगे, पर थोड़ा सा हम ले सकते हैं यहाँ पे इस केस का ग्लिम्स. तो समझते हैं. पैरा 2 ऑफ सेक्शन नंबर 11, when it is for beneficial enjoyment of transfers on adjoining property. तो यहाँ पे टर्क वर्सेस मॉक्सहे का केस है. So यहाँ पे कहा गया कि where such condition is described as restrictive covenant. तो यहाँ पे अगर सपोज करो with a condition a property is sold, फिर दूसरे पर्सन ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, सपोज देयर इज अ पर्सन बी, ही हैज परचेज्ड द प्रॉपर्टी, और अगर ये लैंड में कोई कोविनेंट था, दैट इज कोविनेंट दैट इज अटैच्ड टू लैंड, तो क्या वो प्रॉपर्टी के साथ रन करेगा? आंसर इज यस. और क्योंकि इस प्रॉपर्टी में ये जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज थी, तो दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग इट हियर आल्सो. तो अब यहाँ पे बात आती है कि कंडीशन वैलिड कब होती है. तो कंडीशन लगाई जाए बाय द ट्रांसफरर हिमसेल्फ एंड नॉट बाय द थर्ड पर्सन. और कंडीशन क्यों लगा रहे हो आप? फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी. तो अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जब कंडीशन लगाई जाए तब आप ये सेक्शन अप्लाई कर सकते हो, आप ये एक्सेप्शन अप्लाई कर सकते हो. अब गाइस बात आती है कि सेक्शन नंबर 10 और 11 इन दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है. देखो सेक्शन नंबर 10 एंड 11 में क्या डिफरेंस है कि सेक्शन नंबर 10 में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी हो सकता है और पार्शियल इंटरेस्ट भी हो सकता है. हाउएवर सेक्शन नंबर 11 में ये जरूरी है कि इंटरेस्ट जो है आपका इट शुड बी एब्सोल्यूट इन नेचर, और सेक्शन नंबर 10 में इट कैन बी एब्सोल्यूट एंड इट कैन बी पार्शियल ऑल्सो. फिर बात आती है सेक्शन नंबर 11 जो बात करता है, वो बात करता है मोड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, और सेक्शन नंबर 10 बात करता था रिस्ट्रेंट ऑन एलिनिएशन, और सेक्शन 11 मोड ऑफ एलिनिएशन. अब लास्टली हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 12 पे, जो कि कहता है कि कंडीशंस मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी. तो सपोज कीजिएगा गाइस, यहाँ पे एक ए है और बी है. ए ने कहा कि मैं आपको प्रॉपर्टी तो सेल करता हूँ, बट इन केस आप दिवालिये हो गए, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये जो ट्रांसफर है इट शैल सीज टू टेक इफेक्ट. तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा? उस केस में वॉइड हो जाएगा. क्या ऐसी कंडीशन को लगाया जा सकता है? दैट इज बीइंग आंसर्ड बाय सेक्शन नंबर 12. अब सेक्शन नंबर 12 कहता है यहाँ पर कि जब आप किसी को ओनर बनाते हो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और वो पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर आप एक ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते कि वो इनसॉल्वेंट होने पर इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएगा, या फिर अगर आप इनसॉल्वेंट हो गई तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर. ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन होंगी इट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, जिन्होंने सपोज करो कि इसलिए ही पैसा दिया कि दूसरे पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, पैसा नहीं दिया तो हम प्रॉपर्टी से एनफोर्स कर लेंगे जो भी अमाउंट होगा. तो ये जो है द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स
because it will be very unjust to defeat the interest of the creditors who have advanced money only on the basis of the property. So this is the policy behind. I hope आपको section की policy clear है, तो अब आप इसे अच्छे से appreciate कर पाएंगे. अब क्या इसमें भी exception है? Answer is yes. It says nothing in this section applies to a condition in a lease for the benefit of the lessor. तो जब आप प्रॉपर्टी लीज पे ट्रांसफर करते हो तब ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है. क्यों? टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द लेसर. अगर आपका ही दिवालिया निकल गया तो फिर इन दैट केस आप कैसे ही अपनी प्रॉपर्टी का रेंट पे आउट करोगे जो आपने लीज पे ली है. सो दैट इज व्हाई दिस इज द एक्सेप्शन. लीज के केसेस में इंसॉल्वेंसी वाला क्लॉज लगाया जा सकता है. अब गाइस यहाँ पे अंडर सेक्शन 31 एंड 32 सेम टाइप ऑफ प्रोवाइजो इट हैज बीन एडेड. ये आप इसको पढ़ लेना कि कल को अगर कुछ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो जाए और सेक्शन 12 से रिलेट करो तो इंसॉल्वेंसी, तो कैसी कंडीशन लगाई जा सकती है. तो यहाँ पे आप इसको यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन नंबर 12. तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा गाइस. सेक्शन नंबर 10 ऑन एलिनिएशन रिस्ट्रेंट हमने पढ़ा, 11 on the mode of enjoyment, and 12 when a person becomes insolvent. So thank you so much. Stay tuned with Venus Law classes. Also share the channel with your friends so that a great number of students can take benefit of the lectures. Thank you. Stay tuned. Bye.